इस चैनल पर जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपको जहाँ तक कल बताया गया था, इसके पीछे वाले वीडियो में दर्पण सूत्र, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ये सब कल बता दिया गया था, सिद्ध कर दिया गया था। आज हम आप लोग को अनुबद्ध फोकस और आवर्धन और प्रकाश का विवर्तन, विचलन, इन सभी थ्योरी पर वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पिक्चर रहेगा तो पिक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम आप लोग को अनुबद्ध फोकस के बारे में बताते हैं। अनुबद्ध फोकस, अनुबद्ध फोकस है क्या? तो सबसे पहले आप समझ जाइए, इस अनुबद्ध फोकस वास्तविक प्रतिबिंब में बनता है, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, अवतल हो या उत्तल में हो। जब वास्तविक होगा तब, जब वास्तविक प्रतिबिंब बने, ये नहीं कि काल्पनिक प्रतिबिंब में होगा, कोई भी प्रतिबिंब में होगा, नहीं। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तभी अनुबद्ध फोकस होगा, अन्यथा नहीं। तो हम लोग तो अभी दर्पण चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो दर्पण चैप्टर में केवल अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि समतल और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए विद्यार्थी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अनुबद्ध फोकस नहीं होगा, केवल होगा अवतल दर्पण में, और वो भी जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तब। फॉलो कर लो। अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, लेकिन आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि अनुबद्ध फोकस तभी होगा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब ये है क्या अनुबद्ध फोकस? ये दो बिंदु को ही अनुबद्ध फोकस कहते हैं, और ये दो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, प्रधान अक्ष पर ये दो बिंदु होती है। जिस बिंदु पर वस्तु रखा जाता है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उन दोनों बिंदुओं को अनुबद्ध फोकस कहते हैं। अब हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। प्रधान अक्ष पर का वह दो बिंदु जिस बिंदु पर वस्तु को रखने से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उन दोनों बिंदुओं को अनुबद्ध फोकस कहते हैं। यानी वस्तु के बिंदु स्थान और उस वस्तु के बने प्रतिबिंब के बिंदु स्थान अनुबद्ध फोकस कहलाता है। आइए हम लोग अब फिगर पर समझते हैं इसको। ये बना दिया फिगर अवतल दर्पण का, ये प्रधान अक्ष ले लिए, आइए फोकस ले लिए। फोकस के अंदर रखेंगे तो काल्पनिक होगा, इसलिए इधर ही रखेंगे, वास्तविक होगा। मान लेते हैं वस्तु यहां रख दिया, समांतर किरण आती है, फोकस से गुजरती है, वक्रता केंद्र से आती है,
तो वक्रता केंद्र पर जाती है, ध्यान में रहे। तो देखिए वस्तु का स्थान ये है, प्रतिबिंब आपको यहां बन रहा है, यहां वस्तु, यहां प्रतिबिंब। ये दोनों स्थान को लिख देते हैं। इस स्थान को लिख रहे O और इस स्थान को लिख रहे O डैश। वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि आपको बताए थे दर्पण के सामने वाले क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्र कहते हैं, इसमें बना प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब परिभाषा में कि प्रधान अक्ष पर का वह दो बिंदु जिस पर वस्तु रखी जाती है और उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो उन दोनों बिंदुओं को अनुबद्ध फोकस कहते हैं। यहाँ पर O और O डैश अनुबद्ध फोकस है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप ध्यान से सुने। देखिए विद्यार्थी, अनुबद्ध फोकस क्या है, तो उसके लिए पहले फिगर देख लें। फिगर पर जो आपको समझाया गया है उस फिगर को देखिए और ये नोट में लिख देंगे कि यह अनुबद्ध फोकस की जो स्थिति है वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब अनुबद्ध फोकस का हम परिभाषा लिखते हैं। आंसर, गोलीय दर्पण या लेंस में जब वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखने से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु का बिंदु स्थान और प्रतिबिंब का बिंदु स्थान को अनुबद्ध फोकस कहते हैं। ऊपर के चित्र में O और O डैश अनुबद्ध फोकस है, अनुबद्ध फोकस है। ठीक है, देखिए इसी चीज को नोट में लिख देंगे कि अनुबद्ध फोकस की स्थिति तभी होगा जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। गोलीय दर्पण या लेंस, चूंकि हम लोग लेंस में भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो गोलीय दर्पण या लेंस में जब वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखने से, देखो रखल है, वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखने से वास्तविक प्रतिबिंब बने तब वस्तु का जो बिंदु स्थान होगा, देखिए वस्तु यहाँ रखल है, इस बिंदु O पर रखल है, बिंदु स्थान और प्रतिबिंब के बिंदु स्थान, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है O डैश पर, बिंदु स्थान को अनुबद्ध फोकस कहते हैं। ऊपर के चित्र में O हो गया और O डैश हो गया। O हो गया वस्तु का बिंदु स्थान और O डैश हो गया प्रतिबिंब का बिंदु स्थान। इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, अनुबद्ध फोकस कहेंगे। नोट में भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिखा हुआ है, देखिए ना, जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तब मिटाते हैं।
नोट, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब अनुबद्ध फोकस होगा, चाहे दर्पण हो या लेंस। ध्यान में रहेगा। अब देखिए विद्यार्थी, आगे का क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं, इसका व्यंजक मतलब सूत्र होता है, सूत्र प्राप्त करें। ध्यान दें, सुने, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन को परिभाषित करें। बहुत आसान है, बहुत आसान। परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये ऊंचाई के रूप में हुआ, दूरी के रूप में भी होता है। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए इसको एम से सूचित किया जाता है। और यह एक ही मात्रक होने के कारण अनुपात करने पर मात्रक कट जाती है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यानी वस्तु की ऊंचाई यदि सेंटीमीटर में है और प्रतिबिंब की ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। वस्तु की दूरी मीटर में है और प्रतिबिंब की दूरी मीटर में है तो मीटर मीटर कट गया। इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। नॉमरिकल जब बनाइएगा तो प्रश्न में यदि दुगुना कहे, तिगुना कहे, आधा कहे तब समझ जाइएगा। तो दुगुना जो है आवर्धन का मान है m बराबर 2, आधी तो m बराबर 1/2, 5 गुना आवर्धित m बराबर 5, 1.5 गुना विशाल यानी m बराबर 1.5। मात्रक नहीं दीजिएगा, लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन माइनस में और काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन को प्लस में दर्शाइएगा और नॉमरिकल बनाइएगा। ध्यान में रहे, मैं फॉर्मूला भी बताता हूं, उस पर नॉमरिकल भी बताएंगे और आप भी नॉमरिकल देखेंगे किताबों में, फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इस चैप्टर का लगभग थ्योरी खत्म हो गया सभी। आइए हम लोग उसके लिए अवतल दर्पण बनाते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में ही ज्यादा करके पूछा जाता है। देखिए अभी यह देखिए, ये देखिए, ये वस्तु है, सीधा है, ये समानांतर किरणें फोकस से और वक्रता केंद्र से आने वाली वक्रता केंद्र पर गुजरता है। देख लिया, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई HO, HI दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी, ध्यान से देखेंगे। ऐसे तो हम सब लिख देंगे A B A डैश B डैश, नहीं दिखाई पड़ता है कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया जाएगा B डैश। आप ध्यान दें, पहले हम लोग चलते हैं। आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन को परिभाषित करें या आवर्धन किसे कहते हैं,
कभी अवतल दर्पण में बोले, कभी उत्तल दर्पण में बोले, या गोलीय में बोले, खाली फिगर बना देना है आपको और कुछ नहीं। परिभाषा है, दो परिभाषा, एक दूरी के रूप में और एक ऊंचाई के रूप में। मैं दोनों परिभाषा बताता हूं और दोनों पर सूत्र बैठाता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसी को हम लोग सूत्र के रूप में बैठाएंगे। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात यानी बट्टा वस्तु की ऊंचाई। बताए थे, अंग्रेजी में इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। एम से वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो प्रतिबिंब यही है, ए डैश बी डैश। वस्तु की ऊंचाई देखो ये है ए बी, देख लिया, ध्यान से देखिएगा। अब चिन्ह परिपाटी से एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज कहते हैं, एच आई, और ई एच ओ। आपको बताए थे प्रधान अक्ष के ऊपर वाला धनात्मक होता है यानी ई प्लस में, और ई ऋणात्मक होता है तेजा माइनस हो जाएगा, यानी समीकरण 1 आ गया। एक एम बराबर माइनस एच आई बटे एच ओ, एम बराबर माइनस एच आई बटे एच ओ। फिर से देखिए परिभाषा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब यहाँ पर है ए डैश बी डैश और वस्तु है ए बी, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी। आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई को शुरू में लिख दिया गया है हाइट ऑफ इमेज, जिसको सूचित करेंगे एच आई से, और वस्तु की ऊंचाई को कीजिएगा एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर एच ओ। और चिन्ह परिपाटी में बताए थे ऊपर की जो दूरी होती है वो प्लस में और नीचे की दूरी जो होती है माइनस में, इसलिए एम बराबर आ गया एच आई बटे एच ओ। ठीक है, अब ध्यान दें। अब दूसरा परिभाषा में जहां पर ऊंचाई है वहां दूरी करेंगे। आप गौर से देखिएगा, अथवा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब आप बताया गया है, इसे
एम से सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सुन लिए। अब यहां से चलेंगे। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। आवर्धन को एम से, प्रतिबिंब बी डैश पर बन रहा है और नापी होता है पी से, तो बी डैश पी बटे वस्तु रखा हुआ है ए पर और नापी होता है आपको पी से, तो बन गया ए पी। अब इसी को, ये वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए प्रतिबिंब को भी से आई माइनस यू से, क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों ऋणात्मक होता है। अब ये दोनों कट जाएगा। एम बराबर वी बटे यू, समीकरण सेकेंड। अब देखिए विद्यार्थी जी, एक तरफ है एम बराबर वी बटे यू, ये भी आवर्धन का सूत्र है, और एक बार है एम बराबर एच आई बटे एच ओ। एक बात को ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, समझिएगा। जब इस जो चित्र बनाए थे ये वास्तविक प्रतिबिंब में, तो वास्तविक प्रतिबिंब में इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा, और जब यही चित्र बना दीजिएगा यह काल्पनिक में, तो ई आएगा प्लस में, ई आएगा माइनस में। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ई भी माइनस में भी लिख सकते हो, इसको भी माइनस में भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही माइनस में रख सकते हैं। इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक बराबर दूसरे, समीकरण एक बराबर दूसरे। एक में है माइनस एच आई बटे एच ओ, तो दूसरा है भी बटे यू। तो ये आपको आ गया ये दोनों में संबंध। यदि हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे तो दोनों में से कोई भी लगाइए, भी बटे यू या एच आई बटे एच ओ, लेकिन जब अलग अलग करके लगाएंगे तब माइनस दोनों में रखना पड़ेगा। वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तब ई माइनस में ई प्लस में, और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब पर सिद्ध कीजिएगा तो ई प्लस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा। इसलिए आप सूत्र में ऐसे भी लिख सकते हो, एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बटे यू। चाहे इधर माइनस रखिए या उधर रखिए कंडीशन में। यदि आवर्धन के लिए सूत्र लगाएंगे तो आप एम बराबर माइनस भी बटे यू या एम बराबर माइनस एच आई बटे एच ओ, दोनों में से कोई भी लगाइए। यदि दूरी रहेगा तो इसको लगाना है, यदि ऊंचाई की जरूरत रहेगा तो इसको लगाना है। लेकिन यदि दोनों एक साथ लिखेंगे, यानी दूरी देल है, एगो ऊंचाई देल है, कि दोनों दूरी देल है और एगो ऊंचाई देल है, और इसको पूछेगा तब आपको यही सूत्र लगाना पड़ेगा। तब इसमें दोनों में से किसी एक में माइनस रखना पड़ेगा, चाहे इधर या इधर। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई देल है, वस्तु की ऊंचाई देल है, प्रतिबिंब की दूरी देल है और वस्तु की दूरी पूछेगा, तो चाहे आप इधर माइनस रखिए या इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि पर्सनल केवल और केवल आवर्धन निकालने के लिए कहेगा तब दूरी रहेगा तो माइनस भी बटे ही, और यदि ऊंचाई रहेगा तो माइनस एच आई बटे एच ओ, यही लगाना है, ध्यान में रहे। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन, प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं? विवर्तन, विचलन अलग होता है, विवर्तन अलग होता है थोड़ा सा। ऐसे तो विचलने के अर्थ में ये भी होता है। कैसे? सो देखिएगा, प्रकाश के किरण है, इसके बारे में तो बताए थे। जब कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाए और वो भी अत्यंत सूक्ष्म,
ये अपारदर्शी भी है और अत्यंत सूक्ष्म भी। तुम लोग को अपारदर्शी पदार्थ बताए थे, वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण भेद करके बाहर नहीं निकलता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जब प्रकाश के रास्ते में अत्यंत मतलब बहुत सूक्ष्म कोई अपारदर्शी पदार्थ को रखा जाए और रखने पर प्रकाश जब इससे टकराती है और टकरा करके अपनी दिशा को बदल देती है, अपनी दिशा को क्या कर देती है, बदल देती है, तो बदलने के बाद जो घटना होती है इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते। आप इसको संक्षेप में क्या लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण से टकरा करके अपनी दिशा बदल देती है तब इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते। जब प्रकाश के रास्ते में अत्यंत सूक्ष्म कण को रखा जाए और वो भी अपारदर्शी और रखने के बाद उसकी दिशा बदल जाती है तो बदलने के इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए ये प्रकाश ऐसे आ रहा था, इसको जाना चाहिए इस प्रकार से, जाना चाहिए दिशा में, इस दिशा में जाना चाहिए, आप देख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता, स्वतंत्र। तो यदि उसकी दिशा बदलती है तो बदलने के इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्यान से सुन लिया, अब इसको लिख देते हैं। देखिएगा, प्रकाश, ध्यान से सुनेगा, प्रकाश के रास्ते में कोई अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ को रखने से प्रकाश के दिशा में जो परिवर्तन बदलाव होता है इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्यान दिया, फिर से देखिए कि जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी पदार्थ को रखा जाए, रखने के बाद उसकी दिशा बदल जाती है, बदलने के इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्यान से देखिए, वही चीज लिखे, प्रकाश के रास्ते में कोई अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ को रखा जाए और रखने के बाद उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, मुड़ जाता है, तो मुड़ने के इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्यान देगा। अब आगे क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? ये आगे का टॉपिक में भी है, आगे वाले भी चैप्टर में भी मिलेगा और यहां पर भी है। वो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, विवर्तन और प्रकीर्णन। आपने उसमें देखा कि प्रकाश एक सूक्ष्म कण से टकरा करके केवल दिशा बदला था, और इसमें क्या होगा कि प्रकाश सूक्ष्म कण से टकरा करके जब छितरा जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो फैलने के इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। हम कमरे के अंदर होते हैं, चार दीवारों से बंद में, और यदि खिड़की को खोला जाता है, पूरब और पश्चिम दिशा को छोड़ करके
उत्तर और दक्षिण के दिशा में, तो सूर्य के प्रकाश नहीं आती है। उस प्रकाश के प्रकिरणन से हम उस कमरे में वस्तु को देखते हैं। धूप आना, प्रकाश के किरण आना एक अलग बात है, और बंद कमरे के अंदर चारों तरफ से बंद कर दीजिए, एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से भी यदि प्रकाश की किरणें आती है, पूरब और पश्चिम की दिशा से सूर्य के किरण नहीं, प्रकिरणन की प्रकाश, तो वो वायुमंडल में अत्यंत सूक्ष्म कणों से टकराने के बाद हमें इस कमरे तक प्रकाश सिद्ध होती है। यह वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते हैं, वैसे वैसे अत्यंत सूक्ष्म कणों की संख्या, मात्रा, अनुपात घटता है, जिसके कारण अंतरिक्ष में प्रकिरणन की घटना नहीं होती है। जब अंतरिक्ष में प्रकिरणन की घटना नहीं होती है, उसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई पड़ता है। हम लोग अगला चैप्टर में इस प्रश्न का भी जवाब वहां पर मिलेगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है। तो याद रहे विद्यार्थी, ये थ्योरी अगले चैप्टर में भी हम लोग को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रकाश के कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। तो याद रहे, प्रकाश के प्रकिरणन से आप क्या समझते हैं? बहुत छोटा सा जवाब है। जब प्रकाश के रास्ते में सूक्ष्म कण को रखा जाए, और रखने के बाद वह चारों दिशाओं में छितरा जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, तो बिखरने की इस घटना को प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। आइए जवाब लिखते हैं। चित्र आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। जब प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कण से टकरा कर सभी दिशा में फैल जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। चित्र आपके सामने है। जय हिंद।